हेलो एवरीवन। हमने एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल में क्या कर चुके हैं, पूरा पाषाण काल कर चुके हैं, मध्य पाषाण काल कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, नव पाषाण काल। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट में कर क्या लिया। मोटा मोटा ही रिवाइज करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल से। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि प्रागैतिहासिक काल कब से कहाँ क्या स्टार्ट हुआ था, क्या नहीं। जैसे हमने इसमें फर्स्ट चीज़ किया था कि भाई कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यानी कि रिटन एविडेंस हमें कोई नहीं मिला। जैसे आप इसमें हम लगा सकते हैं, अगर बतौर एग्जाम्पल अगर आप हम ले तो ले लेंगे पाषाण कालीन इतिहास। सब अच्छे से समझ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करते हैं ताकि नव पाषाण काल तक जाएं तो हमारे माइंड में दोबारा चीज़ें आ जाएं कि क्या चीज़ क्या थी। देखिए, इतिहास, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध थी, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या सामग्रियां उपलब्ध थी हमारे पास? पुरातात्विक सामग्रियां। अब देखो, जैसे आपका फिर सेकंड आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल अभी तक हम पहुंचे नहीं है क्योंकि प्रागैतिहासिक के बाद आएंगे हम आद्य ऐतिहासिक पे। आद्य ऐतिहासिक काल आप ये समझ सकते हो कि सिंधु और वैदिक सभ्यता का जो इतिहास था भाई, जिसको हम पढ़ सके, ठीक है, जिसको पर हम समझ नहीं सके, पढ़ सके पर समझ नहीं सके, वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। चलो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था आपका? इसमें था हमारा कि हमें लिखित विवरण तो मिला है, लिखित विवरण हमें मिला है, पर पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें लें तो आपका आ जाएगा सिंधु। वैसे ना हम वैदिक सभ्यता को पढ़ चुके हैं, इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता ही लेके चलो। लिख लो वैदिक सभ्यता भी, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। फिर देखिए, इसके अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक और साहित्य दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है। जैसे वैदिक सभ्यता का क्या था, इसमें ये एक अपवाद है क्योंकि इसके बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इतिहास का वह कल जिसके अध्ययन में हमें पुरातात्विक, साहित्य और विदेशिक विवरण मिले हैं, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? अब थर्ड क्या आ जाएगा आपका? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं भाई? ऐतिहासिक वो है जिसका लिखित विवरण भी मिला है, पढ़ा भी जा चुका है, और जिसका हमें विदेशी विवरण भी मिला है। ये तीनों ही चीज यहाँ पे हुई। ये था आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतना ही समझो, क्योंकि वन बाय वन हम डिटेल करेंगे तो भी हमें हमारा क्या चल रहा है भाई? अभी हमारा चल रहा है प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए, जैसे आपका जो प्रागैतिहासिक काल था, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तीन पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। किस किस में डिवाइड किया था? पहले भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। किस किस में किया था? पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, पाषाण मीन्स पत्थर, और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी हम इसको बोल देते हैं। यहां तक हम कर चुके हैं पूरा पाषाण भी और मध्य पाषाण भी। जैसे आपके इस पॉइंट को लिखना आप, एक आपके इतिहासकार होते थे डैनिश के होते थे कौन? क्रिस्टियन जे थॉमसन। डैनिश के एक इतिहासकार हुए हैं, क्या नाम है इनका? क्रिस्टियन डे थॉमसन। जो ये क्रिस्टियन डे जे थॉमसन है, इन्होंने एक बात कही, क्या कही कि 19वीं सदी में मानव के अध्ययन के क्रम में तकनीकी ढांचे के आधार पर सर्वप्रथम पाषाण युग शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो जो ये आपके क्रिस्टियन जे थॉमसन हैं, हम इनको क्या कह सकते हैं कि इन्होंने पाषाण युग शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 19वीं शताब्दी में किया। ठीक है, नो बकवास, सिर्फ अपने फैक्ट्स करते चलेंगे। ठीक है भाई, देखो अभी तक हमने क्या कर लिया था कि भी प्रागैतिहासिक काल वो था जिसका कोई हमें रिटन एविडेंस नहीं मिला, जैसे आपकी पाषाणकालीन इतिहास हो गया। फिर हमने देखा कि सिर्फ हमें इसके पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं भाई, औजार मिले हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ मिली हैं, ये सब चीज़ मिला है। फिर आगे आपका आद्यैतिहासिक काल, जिसमें हमें एविडेंस तो मिले हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, समझा नहीं जा सका, जिसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आ गई और वैदिक सभ्यता तो एक अपवाद है, क्योंकि इसके बारे में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों चीज़ें मिली हैं। फिर आगे आपका ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में आपको पुरातात्विक भी, साहित्य भी और आपका विदेशियों का विवरण भी मिला है। फिर हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो आपके एक क्रिस्टियन जे थॉमसन इतिहासकार होते थे, कहाँ के? डैनिश के। ठीक है, उन्होंने क्या कहा 19वीं सदी में जब उन्होंने मानव के इतिहास का अध्ययन किया, मानव अतीत का अध्ययन किया, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, किसका? पाषाण युग का। ठीक है, जो ये पाषाण युग है इसको परिभाषित किया, और जैसे परिभाषित किया तो इसको हमने क्या कह दिया कि भाई प्रागैतिहासिक मनुष्य अपने प्रयोजनों के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। अब जो आपका पुरुष पाषाण काल है, ये मनुष्य की सभ्यता का क्या बोला जाता है भाई? ये बोला जाता है आपका प्रारंभिक काल। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक काल। इसको हम क्या कह सकते हैं? मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल। ठीक है, अब देखो, फिर हमने देखा पूरा पाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल में एक चीज की, इसका टाइम पीरियड क्या किया हमने? 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ये इसका टाइम पीरियड था। यहाँ पे सर्वप्रथम अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले किसने खोज की थी पूरा पाषाण काल की? रॉबर्ट ब्रोसफूट ने। कब की? 1863 में की। किसमें? भारत में सर्वप्रथम। इस चीज को भी याद रखना। फिर देखिए, फिर हमने इसको कहा कि ये कैसा है?
आइस एज बताया इसको कि ये हिमयुग था, हिमयुग कह लो, या इसको आप दूसरा नाम भी कह सकते हो प्लिस्टोसिन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? प्लिस्टोसिन। जो ये प्लिस्टोसिन है, आइस एज है, ये एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ एक ही होती है। इसको क्या बोलते हैं कि जो आपके आसपास का एरिया होता है वो बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ हो। इसकी शुरुआत हमने देख ली थी 10,000 साल से, 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी शुरुआत चली है। कब से? 20 लाख साल से 10,000 ईसा पूर्व तक। भाई यहाँ पे पेज ऐड करना था, वहाँ कहाँ पेज ऐड कर दिया। ठीक है, फिर देखिए हमने एक चीज़ और की कि जो भारत में आपका पूरा पाषाण अनुसंधान है, भारत में पूरा पाषाण अनुसंधान को 1935 में आपके दो इतिहासकार हुए हैं। कौन कौन? डटेरा और पैटरसन। इनके नेतृत्व में एक अभियान स्टार्ट हुआ था। कौन सा? येले कैम्ब्रिज अभियान। यहाँ से इस चीज़ को बढ़ावा मिला, खुदाई उदाई को। चलो इस चीज़ को भी आप लिख लो। 1935 में डटेरा और पैटरसन के नेतृत्व में एक अभियान स्टार्ट हुआ, जिस अभियान को हम बोलते हैं येले कैम्ब्रिज अभियान। ठीक है, इस अभियान के आने के बाद समझ में आ गया भाई इतना? अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो हमने देखा कि भाई जो इसका टाइम पीरियड है वो है 20 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 10,000 ईसा पूर्व तक। कई कई बुक्स में आपको 11,000 ईसा पूर्व भी मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन जो खोज थी वो किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कब की थी? 1863 में की थी। फिर हमने ये बोला कि भाई जो पूरा पाषाण युगीन सभ्यता है इसका विकास हिम युग में हुआ, यानी कि आइस एज में हुआ, जिसको हम प्लिस्टोसिन के नाम से भी जानते हैं। आइस एज या प्लिस्टोसिन को हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका जो अधिकतर भाग है, मुख्यतः अधिक ऊंचाई होगी, आपके आसपास का एरिया होगा, ये बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ हो। फिर हमने देखा कि भारत में कैसे इस चीज़ को बढ़ावा मिला। इस चीज़ को बढ़ावा मिला जब हमारे भारत में पूरा पाषाण अनुसंधान ने 1935 में आपके इतिहासकार हुए। कौन? डटेरा और पैटरसन। इनके नेतृत्व में एक अभियान स्टार्ट हुआ। कौन सा? येले कैम्ब्रिज अभियान। इसके बाद इस चीज़ को बढ़ावा मिला। फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर बनाए जाते हैं। इस काल के लोगों को क्या बोला जाने लगा? क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी बोला जाने लगा। किस लिए? क्योंकि ये क्वार्ट्ज़ाइट से पत्थर बनाते थे, तो इसलिए इनको क्या बोला जाने लगा? क्वार्ट्ज़ाइट मैन बोला जाने लगा। इस काल के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और खाद्य संग्रहक थे। ये चीज़ हम कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। बस ये याद रखना कि क्वार्ट्ज़ाइट मैन किसको कहा जाता है? पूरा पाषाण काल के लोगों को कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्वार्ट्ज़ाइट के औजार बनाते थे। फिर हमने देखा कि जो इनका उपकरणों का आकार था, जलवायु में जैसे जैसे परिवर्तन हुए, तो ये भी 3 भागों में डिवाइड हो गया। आपका जो पूरा पाषाण काल था ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ भाई? ये भी आपका डिवाइड हुआ। निम्न पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल,
और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गया। जैसे आपका जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसको हम ये कह देते हैं कि ये लगभग 25 लाख साल के आसपास था भाई, या हाँ 25 लाख साल के आसपास था ये। 1 लाख तक। फिर आपका जो मध्य पूर्व पाषाण काल था, ये था 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपका 40,000 ईसा पूर्व तक। 40,000 लिखना भाई। फिर आपने देखा कि हमारा जो उच्च पूरा पाषाण काल था, इसको हमने संज्ञा दी 40,000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल है, ये वाला, यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई। जैसे यहाँ पे आपका हिमयुग, हिमयुग से ये ठीक है। दूसरा यहाँ पे जैसे आपको आपका क्या क्या औजार मिले, हैंडेक्स मिली, क्लीनर मिले, चॉपर्स मिले। ठीक है। मतलब हैंडेक्स को हम क्या कह देते हैं? हस्त कुठार। क्लीनर को क्या बोल देते हैं? विदारनी। और कुल्हाड़ी को क्या बोल देते हैं हम लोग? चॉपर। यहाँ पे ये चीज हमें मिली। अब आप अगर इसका मध्य पाषाण काल का काम करोगे, मध्य पूरा पाषाण काल में, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें क्या मिला था? फ्लैक्स मिले थे। फ्लैक्स से बने हमें औजार मिले थे, जिसको हम शल्क भी बोल देते हैं। शल्क, जिसको हम क्या कह देते हैं? फ्लैक्स। यानी कि थोड़े से पहनने पहनने से स्टार्ट हो गए थे आपके। जैसे आपका ब्लेड हो गया भाई, और पॉइंट हो गया, स्कैपर्स हो गए। ये मिला था हमें किस में? मध्य पूरा पाषाण काल में। फिर हमने देखा नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल नव पाषाण काल कह रही हूँ, कहाँ दिमाग गया हुआ है? उच्च पूरा पाषाण काल। जो ये उच्च पूरा पाषाण काल है, इसमें आपके कौन आगे थे? हमें होमोसेपियंस के एविडेंस मिल गए थे। क्या मिल गए थे हमें? जिसको हमने बुद्धिमान जीवन वो बोला था, जीवित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी, जिसको हमने होमो सेपियंस। और क्या क्या मिला यहाँ से हमें? चमक दमक के पत्थर मिले। चमकम पत्थर कह दो, या इसको चकमक पत्थर कह दो। चकमक क्या कह सकते हैं इसको हम? चकमक पत्थर। चकमक पत्थर। और जैसे आपके मूर्तियां मिली भाई यहाँ से, कि भाई ये लोग जो जननी होती थी, बच्चे पैदा करते थे, उनकी ये लोग पूजा करते थे। कला और रीति रिवाजों का पता चला। ठीक है। और जैसे आपके इसमें औजार क्या क्या मिले थे? हड्डियां के औजार मिले थे भाई। हड्डियों से औजार यहीं पे मिले हैं हमें। हड्डियों के औजार के, तो हड्डियों के औजार मिले। हड्डियों के औजार में जैसे इन लोगों ने क्या क्या चीज़ की? सुई बना दी, मछली पकड़ने का उपकरण बना दिया। वो कांटा सा नहीं होता, वो वाला। हारपून बनाए, ब्लेड, और भी पहने ब्लेड बनाए, और खुदाई वाले उपकरण भी बनाए।
ये हमें कहाँ से मिले? उच्च पूरा पाषाण काल से मिले। फिर देखिए हम बात करते हैं अगर मध्य पाषाण काल की। अब ये चीज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको। मध्य पाषाण काल, जिसका हमने टाइम पीरियड क्या बोला? हमने इसका टाइम पीरियड बोला 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हमने इसका टाइम पीरियड बताया। और हमने देखा कि फ्रांस में ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जो पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच के एविडेंस थे। ये हमें कहाँ से मिले थे? फ्रांस से मिले थे। कब मिले थे? 19वीं शताब्दी में। फ्रांस में एक जगह थी, कौन सी जगह थी फ्रांस में? माज द अजिल। यहाँ से हमें एविडेंस मिले, किस किस के बीच के एविडेंस मिले कि भाई पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में, इन दोनों के बीच के भी हमें कुछ औजार मिले हैं कि इनके बीच में ना युग अंतराल था कुछ, यानी कि इनके बीच में कुछ टाइम का डिफरेंस था। ये एविडेंस हमें कहाँ से मिले? फ्रांस के माज द अजिल से मिले। फिर देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या बोल दिया? माइक्रोलिथ बोलते हैं। इसलिए इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आपके लघु उपकरण आ गए थे, जिसको हमने क्या नाम दिया? माइक्रोलिथ। क्या नाम दिया भाई? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मीनिंग क्या होता है? लघु पाषाण उपकरण। ठीक है, और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? आपके विंध्य क्षेत्र में की गई थी। कब की गई थी? 1867 में। किन के द्वारा की गई थी? क्लाइल के द्वारा की गई थी। देखो फ्रांस से तो हमें पता चला कि इसके बीच में कुछ युग अंतराल का टाइम पीरियड है, कुछ है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लेकिन इसकी सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम खोज हुई थी इसकी 1867 में, जो आपका विंध्य क्षेत्र है। यहाँ पे की गई थी। किन्होंने की थी? किन्होंने की थी? क्लाइल ने की थी। कार्लाइल भी बोल सकते हो आप इनको, कार्लाइल ने, कार्लाइल द्वारा की गई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ? जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रह, वही जैसे मध्य प्रदेश में आपका जो आदमगढ़ का एरिया है, राजस्थान का भागौर एरिया, यहाँ पे आपको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये नोट्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? आपका बेलन घाटी जो आपका यूपी में है, कृष्णा घाटी जो कर्नाटक में है, और धासन या बेतवा जो एमपी में है, और नेवासा महाराष्ट्र में है। कहाँ कहाँ से ये भी आप लिख सकते हो इनके प्रमुख स्थल। बस रिवाइज हो जाएगा इसलिए लिखवा रही हूँ, वरना ऑलरेडी हो चुका है हमारा। जो आपका आदमगढ़ है, और ये आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। और आपका राजस्थान में बेगोर है, ये कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं किसके? पशुपालन के, कि इन्होंने कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रमुख स्थल में और कौन कौन से थे। आपकी बेलन घाटी थी जो यूपी में थी, कृष्णा घाटी होगी कर्नाटक की, ठीक है, धसाना, बेतवा हो गया, धसाना और बेतवा कह दो, धसाना प्रथा बेतवा कह दो इसको चाहे। ये कहाँ थी? आपकी एमपी में थी, और नेवासा आपका महाराष्ट्र में।
ठीक है, यहाँ से हमको इसके एविडेंस मिले। फिर अब आते हैं हम नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नवपाषाण काल। अब आगे हम किस पे, हमारे जो आज का टॉपिक है कौन सा, नवपाषाण काल। जो ये नवपाषाण काल है इसका टाइम पीरियड हम बोल देते हैं कि ये 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, या कई बार आपको 1000 ईसा पूर्व भी दिख जाएगा, कोई इसको 2000 ईसा पूर्व पे भी रोक देगा, कोई 2700 ईसा पूर्व पे भी रोक देगा। ठीक है, अब देखो जो आपका ये नवपाषाण काल था, यहाँ पर जो आपके उपकरण और औजार की खोज हुई, ये कहाँ पर हुई, उपकरण और जो औजार की खोज थी ये हमारे भारत में हुई थी 1860 में। कहाँ पर हुई, आपके उत्तर प्रदेश में हुई। कहाँ पर हुई, यूपी में। उत्तर प्रदेश में किनके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, लीमे सूरियर के द्वारा की गई थी, बाय लीमे सूरियर। ठीक है, अब देखो जो नवपाषाण काल है इसका जो वर्ड यूज किया गया था नवपाषाण, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, सर जॉन ल्यूबक की बुक थी एक, कौन सी, प्रागैतिहासिक थीम्स, उसमें इसका नवपाषाण काल वर्ड यूज किया गया जो 1865 में आपकी प्रकाशित हुई थी। कहाँ हुआ था, सर जॉन ल्यूबक, इनकी एक बुक थी, बुक क्या थी, प्रागैतिहासिक थीम्स। ठीक है, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1865 में। इस बुक में सर जॉन ल्यूबक ने सबसे पहले नवपाषाण शब्द का यूज किया था। ठीक है, किन्होंने किया था, सर जॉन ल्यूबक ने, इनकी बुक थी प्रागैतिहासिक थीम्स जो 1865 में प्रकाशित हुई थी। फिर देखिए जो आपके नवपाषाण काल है इसके जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिली है, आपके पाकिस्तान में। कौन सा एरिया, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भी कहाँ पर, मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या मिला हमें, सबसे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक है, फिर जैसे आपका जैसे मेहरगढ़ में हमें क्या क्या मिले, ये चीज़ भी कर लो। मेहरगढ़ में हमें किस किस चीज़ के एविडेंस मिले, गेहूं के, जौ के और कपास के, ये हमें एविडेंस मिले थे। और यहाँ पर जो मेहरगढ़ में था, यहाँ पे लोग है ना कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। कैसे घर में रहते थे, कच्ची ईंटों के घर में ये लोग रहते थे। ठीक है भाई, उसके बाद जैसे अब हम आगे करते हैं, जैसे आपका चिरांद है बिहार में, यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं चिरांद में। चिरांद जो आपका कहाँ पर है, चिरांद है आपका बिहार में। एक सेकंड भाई, देखिए हम कहाँ थे,
हम थे चिरांद पे। चिरांद कहाँ पर है आपका? चिरांद है आपका बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। जो आपका चिरांद है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है? यहाँ पे हमें ये एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ पर बहुत सारे हड्डी के उपकरण मिले हैं। बहुत सारे हड्डी के उपकरण मिले हैं। जैसे सबसे इनमें फेमस चीज क्या थी? हिरण के सींग। हिरण के सींग मिले हैं, जिसको ये बता देते हैं, जो ये हिरण के सींग मिले ना, यहाँ से हमारे ताम्रपाषाण काल के एविडेंस स्टार्ट हो गए थे। जो ये उपकरण थे, इनको रिलेट कर दिया था ताम्रपाषाण काल से, कि यहाँ पे नवपाषाण काल के थोड़े एंडिंग पीरियड में ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हो गया था। ये इसके सिमिलर चल पड़ा था। फिर जैसे आपका जो इलाहाबाद है, ये भी कहाँ है? यूपी में, जिसको आज के दिन हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में एक जगह है, कौन सी? कोल्डी हवा। जो ये कोल्डी हवा है, ये एकमात्र ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, एकमात्र ऐसी जगह है, एकमात्र स्थल है जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, किस टाइम पीरियड में मिले हैं? लगभग 6000 ईसा पूर्व के। और जो आपका ये गेहूं वाला मेहरगढ़ है ना, इस पे आप लगा लो कि 8000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि आप इसको 7800 ईसा पूर्व के आसपास इसको आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से हमें मिला है। फिर देखिए, एक और व्यक्ति आए। कौन आए? वी गार्डन चाइल्ड। कौन आए भाई? वी गार्डन चाइल्ड। जो ये वी गार्डन चाइल्ड हैं, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाण कालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, आप इसको पूरा ही लिख लो। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाण कालीन ताम्रपाषाण युग को क्या बोला? आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था। के रूप में परिभाषित किया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा कि देखो, जैसे पृथ्वी का जो सर्वप्रथम युग है उसको हम प्लेस्टोसिन युग बोल देते हैं या हिमेज भी बोल देते हैं, जहाँ पे मानव का जो उद्भव था वो कैसे हुआ? ऑस्ट्रोलोपो क्या नाम था उसका, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। हाँ, ये नाम था भाई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम था? नाम बड़ा अजीब सा है इसका, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। या आप इसको एक सिंपल नाम भी दे सकते हो, पीपल का। बट कहाँ का पीपल? इंडिया का पीपल नहीं। पीपल का पेड़ होता है ना जो, वो नहीं, साउदर्न पीपल। इसको हम क्या कह सकते हैं? साउदर्न पीपल। पर किन के लिए यूज हुआ? अफ्रीका के लोगों के लिए यूज हुआ। क्या बोल सकते हैं हम? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और मैं इस वर्ड में हमेशा उलझती हूँ भाई। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, जिसको हमने साउदर्न पीपल नाम से हमने इसको डिफाइन किया। फिर जैसे आपका महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान था। एक और चीज़ आप लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है भाई। महाराष्ट्र में एक जगह थी बोरी।
क्या जगह थी? बोरी। क्या जगह थी भाई? बोरी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं कि जो हमारे मनुष्य थे या हमारे मानव थे, इनका उद्भव कब हुआ? आपकी आइस एज में हुआ। ठीक है, एक तो यहाँ से, और एक जो आपका ये था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो आपका अफ्रीका में है। यहाँ पे हमने ये कह दिया कि मानव का उद्भव यहाँ से किस एज में हुआ है? आइस एज में। आइस एज को हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं? क्या नाम बोलते हैं? प्लेस्टोसिन। ये आपको समझा दिया भाई कहाँ क्या क्या चीज़ थी। अब हम अपना करते हैं क्या? हमारे नोट्स। ठीक है, तो देखिए नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज के नाम से भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड हम क्या बोल देते हैं? 8000 भी बोल देते हैं, 7000 भी बोल देते हैं, बट मोस्ट 8000 ईसा पूर्व से हम लोग 1800 ईसा पूर्व ही कर देते हैं इसको। ठीक है, नवपाषाण काल को हिंदी में नवीन पत्थर युग बोला जाता है। इसका भारत में लगभग 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हुआ था। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि कृषि की स्टार्टिंग आपका जो मध्य पाषाण काल था, इसके एंड में लोगों को समझ में आ गया था कि भी बीज से भी फसल हो सकती है। ठीक है, बट उसका जो कहते हैं ना कि नेक्स्ट टर्म आती है, वहाँ पे लोग अच्छे से उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जो कृषि की शुरुआत थी वो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन अच्छे से कब की जाने लगी? नवपाषाण काल में। नवपाषाण युग के लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे और एक बस्ती के रूप में रहने लगे। समुदाय में ये लोग रहने लगे, स्थायी गांव में रहने लगे थे, मकान बनाकर रहने लगे थे, कच्ची ईंटों से या मिट्टी से, जैसे झोपड़ी नुमा आकार के इनके घर होते थे, झोपड़ी नुमा आकार के। अब लोग जो नवपाषाण काल के लोग थे, ये मिट्टी के बर्तन बना के, हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, उनका ये उपयोग करने लगे थे। नवपाषाण काल के औजार चमकदार, या आप इसको चकमक भी बोल सकते हो, चकमक पत्थर और घिसे हुए होते थे, जैसे कुल्हाड़ी और दराती। इस युग में कपड़े बनाना शुरू हुआ, कपास और ऊन का प्रयोग हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि मेहरगढ़ में हमें किसके एविडेंस मिले थे? गेहूं के भी मिले, हम देखते हैं कि जो मेहरगढ़ एरिया था, यहाँ पे हमें गेहूं के भी साक्ष्य मिले थे, जौ के भी मिले थे और कपास के भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे, 8 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट, पालतू जानवरों में जैसे गाय, कुत्ता तो इन्होंने पहले ही पालना स्टार्ट कर दिया था। भेड़, बकरी, कुत्ता प्रमुख थे इनके पालतू पशुओं में। नवपाषाण युग में अतिरिक्त अनाज संग्रह करने की प्रणाली भी विकसित हुई। अनाज संग्रह करने की प्रणाली कहाँ से विकसित हुई? आपके नवपाषाण युग से हुई। खेती में लोग मुख्यतः गेहूं, जौ, चना और बाजरा उगाते थे। कुछ क्षेत्रों में झूम कृषि, झूम कृषि भारत में कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी एरिया में होती है झूम कृषि। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी एरिया में आपके झूम कृषि होती है। घूमकर खेती का प्रयोग होता था। कब्रों में मृतकों के साथ वस्तुएं रखने की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक भावना का संकेत आया उसमें, जैसे इस युग में धार्मिक प्रतीकों, मूर्तियों और स्त्री की आकृतियों की, भाई जैसे मूर्तियां वगैरह, हाथ से ये मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किया था, तो इन्होंने हाथ से कुछ मूर्तियां भी बनानी स्टार्ट की। जैसे उसमें तो ये चित्रकारी कर रहे थे, अब इन्होंने हाथ से मिट्टी के बर्तन भी बनाने स्टार्ट किए, साथ में मूर्तियां भी बनाने स्टार्ट की, जिसमें विशेषकर स्त्रियों की आकृति दिखाई गई है। नृत्य, संगीत, त्योहार और अनुष्ठान जैसी सामुदायिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस में हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नवपाषाण काल में हुआ, जिससे परिवहन और कुम्हारी कार्य आसान हुआ। आपने देखा होगा ना कि आज के दिन भी जो हमारे कुम्हारकों में, भाई वो मटके बनाती हैं तो वो उस चक्कर पे बनाती हैं, पहिए पे बनाती है। तो जब पहिए का आविष्कार हुआ तो ऑब्वियस बात है परिवहन का भी हुआ और हमारा कुम्हार कार्य आसान भी हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट,
नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है आपका? मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान जो किस में है? बलूचिस्तान में। ये क्या है? सबसे पुराना कृषि स्थल है। सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं भारत में। जैसे आपका ब्रुज होम, मैंने मध्यपाषाण काल में आपको बताया था, जैसे वहां पे कर्नाटक का एरिया है लिंगसर, वहां पर आपको गड्ढे नुमा घर मिले हैं। वैसे ही नवपाषाण काल में ब्रुज होम, वहां पे भी मैंने ब्रुज होम बार बार में बोला था ताकि आपके माइंड में स्टक हो जाए कि हाँ भाई ब्रुज होम में भी गर्तनुमा हमें गड्ढों वाले घर मिले हैं। चिरांद जो आपका बिहार हो गया, बेलन घाटी यूपी हो गया, मास्की और हल्लूर आपका कर्नाटक का हो गया, पाइकल आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक है, ये इसके प्रमुख स्थल थे। नवपाषाण युग के अंत में मानव सभ्यता ने धातु युग यानी कि कांस्य युगीन की ओर कदम बढ़ाया। कांस्य युगीन नहीं कह सकते आप इसको, ताम्रपाषाण काल का, हाँ कांस्य युगीन भी कह सकते हो, एंड ऑफ द टाइम, क्योंकि कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता पनप चुकी थी भाई 2700-2800 ईसा पूर्व के आसपास, बल्कि जा भी चुकी थी। ठीक है, स्टार्ट हो गई थी आपकी ताम्रपाषाण, ये सिमिलर चल रही थी, इसको आप कांस्य युग भी बोल सकते हो। नवपाषाण युग में पहली बार मानव ने भोजन का उत्पादन, फूड प्रोडक्शन स्वयं करना स्टार्ट किया, क्योंकि खाद्य को ये संग्रहण करना स्टार्ट कर रहे थे, भोजन को, अनाज को इकट्ठा करते थे, फसल उगानी स्टार्ट की। इस युग में शिकार और संग्रह की जगह अब कृषि और पशुपालन ने ले ली थी। अब इन्होंने जैसे पुरापाषाण काल में ये खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे उसको छोड़ा, फिर मध्यपाषाण काल में ये थोड़े थोड़े बस्तियों में रहने लगे, लेकिन अब नवपाषाण काल में ये प्रॉपर एक जैसे हमारा ग्रामीण सभ्यता है वैसे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नवपाषाण काल में औजारों में घिसे हुए पत्थर में आपको कुल्हाड़ी, हसिया, खुरपी आदि इनके प्रमुख थे। भोजन पकाने के लिए लोगों ने अब मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब ये लोग ग्रो कर चुके थे। अब इनको आग का भी अच्छे से यूज आ गया था, इनको ये पता चल गया था कि भी खाना भी पका के खाना चाहिए। स्त्रियों की मूर्तियां मदर गॉडेस धार्मिक आस्था का प्रतीक मानी जाती थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, मदर गॉडेस उस टाइम पे धार्मिक आस्था का प्रतीक था। नवपाषाण युग में लोग गाय और दूध को निकालना स्टार्ट कर दिया था और उसका उपयोग करना ये सीख गए थे। मकान अक्सर गोल या आयताकार होते थे, दीवारें मिट्टी और लकड़ी की होती थी। ब्रुज होम जो हमारा कश्मीर में है, जिस J&K में लगा लो, मकान जमीन के अंदर गड्ढों में बनाए गए थे। कहाँ पर? ब्रुज होम में, जो शीत जलवायु से आपका बचाव करे। नवपाषाण मानव में अनाज पीसने के लिए आपका ग्राइंडिंग स्टोन का यूज हो गया था। देखो, जबकि ये जो आपका ये ग्राइंडिंग स्टोन है ये आपका मध्यपाषाण काल में भी आ गया था, ये आ चुका था मध्यपाषाण काल में भी, बट इसका यूज अब किस में करने लगे थे? अनाज पीसने में करने लगे थे, यानी कि आटा वगैरह और इस चीज़ को ये बनाना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। चिरांद जो बिहार में है वहाँ पर हमें क्या मिला है? हड्डी के औजार मिले हैं, सबसे पहले यही मिले थे हड्डी के औजार। आभूषण और मछली पकड़ने के उपकरण भी मिले हैं। नवपाषाण समाज में सामूहिक जीवन, आपसी सहयोग और सामाजिक संगठन की झलक भी आपको देखने को मिलती है। इस काल में लोकगीत, कथा, कहानी, अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी थी। लोकगीत, कथा, कहानी और अनुष्ठानों की स्टार्टिंग नवपाषाण काल में हो चुकी थी। गुफा चित्रों और दीवारों पर रंगों से बने हुए चिन्ह धर्म और जो उनके प्रतीकात्मकता है वो संकेत देते हैं कि भाई यहाँ पे धर्म की स्टार्टिंग हो चुकी थी। जैसे मूर्तियाँ भी मिली हैं, माताओं के चित्र भी मिले हैं, तो इन लोगों ने ये देखा कि हाँ भाई यहाँ पे इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो ये चिन्ह मिले हैं यहाँ पे धर्म स्टार्ट हो गया था। नवपाषाण मानव वातावरण के अनुसार स्थान चयन करने लग गया था। नदी किनारे उपजाऊ भूमि आदि इनको नॉलेज हो गई थी। इस युग में मानव ने पहिए का प्रयोग गाड़ी खींचने और मृदभांड होते हैं, जो आपके मटके होते हैं, उनका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। शिकार की आदत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, वो तो आज के दिन भी नहीं हुई है। आज के दिन भी आप देखो सलमान खान ने किया था भाई शिकार, ठीक है, आज भी लोग बड़े शौकिया करते हैं तितरों का शिकार और खाते हैं, गाय को काट के खाते हैं, सूअर को काट के खाते हैं, भाई है भाई, आज भी कौन सा ये ख़त्म हुआ है, लेकिन यह प्राथमिक साधन नहीं रहा। ठीक है, शौकिया तौर पे इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था।
नवपाषाण युग के अंत में ताम्र पाषाण, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, तांबा युग। ठीक है, आपका तांबा युग यहाँ से स्टार्ट हो गया था नवपाषाण युग के अंत में। इसके बाद आ गया था हमारा कांस्य युग, जिसको इसके सिमिलर ही बोला जाता है। नवपाषाण मानव अब कपड़े बुनना सिलना भी सीख चुका था, क्योंकि सुई का ये आविष्कार कर चुके थे भाई। जंगल साफ कर 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 खेत बनाए गए, प्रारंभिक कृषि का विस्तार के ये प्रमाण है। मानव और पशुओं की कब्रें इस बात की ओर संकेत देती थी कि उन्हें मृत्यु के बाद भी सम्मान दिया जाता था, जैसे उनके साथ औजार दबाए जाते थे। अच्छा, पुरुषों कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिलती थी। अब देखिए इनके प्रमुख स्थान कौन कौन से मिले हैं हमें नवपाषाण काल के। जैसे मेहरगढ़ जो आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है, जहाँ पर कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ में हमें प्रमाण मिले थे गेहूं, जौ, कपास के। ब्रुज होम, जहाँ पे हमें गड्ढे नुमा घर मिले हैं धरती के अंदर गड्ढों का, ठीक है, और यहाँ से हमें मानव व कुत्तों की संयुक्त कब्रें भी मिली हैं। ठीक है, गड्ढे तो मिले हैं, गड्ढा मकान तो मिला है, साथ में मानव और कुत्तों की संयुक्त कब्र भी मिली है। जैसे आपका चिरांद जो सारण बिहार में है, ये गंगा के किनारे बसा यह स्थल, हड्डी के औजार मिले थे, मछली पकड़ने के उपकरण मिले थे और आभूषण भी मिले थे यहाँ से। बेलन घाटी जो आपका यूपी में प्रयागराज है, इलाहाबाद है, ठीक है, यहाँ से हमें चाक पर बने बर्तन मिले हैं। चाक पर बने बर्तन, कृषि औजार और अनाज के दाने मिले हैं। कहाँ से? बेलन घाटी से। कोल्डी हवा, कोल्डी नहीं कोल्डी हवा, जो ये कोल्डी हवा यूपी में है, यहाँ से सबसे पहले हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं लगभग 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे पहले चावल की खेती के प्रमाण यहीं से मिले हैं हमें। फिर हमारा जो मास्की कर्नाटक में है, यहाँ से हमें चमकदार पत्थर या इसको हम चकमक पत्थर भी बोल देते हैं, ये चीज़ मिली थी, और धारदार कुल्हाड़ी भी मिली थी। जो आपका हल्लूर कर्नाटक में है, यहाँ से हमें दक्षिण भारत है, हमें पता है कर्नाटक कहाँ है, हमारा साउथ इंडिया में। यहाँ से हमें खाद्य भंडारण गड्ढों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पेंगल जो आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ से हमें कृषि, मकान और पशुपालन से संबंधित प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पेंगल आंध्र प्रदेश से। जो आपका तेकरी एमपी में एरिया पड़ता है, यहाँ पे हमें घिसे हुए पत्थर के औजार मिले हैं, जिसके लिए ये जगह फेमस है। कौन सी जगह? तेकरी, एमपी की। फिर आगे आपका दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे साउदर्न पॉइंट, अब तो और भी साउदर्न हो गए हैं, बट इसको अभी तक बोला दाइमाबाद को जाता है। यद्यपि यह मुख्य ताम्रपाषाण काल का है, लेकिन इसे नवपाषाण स्तर भी मिला है। गुफ्फर कल जो आपका कश्मीर में है, एक तो ब्रुज होम है और दूसरा आपका गुफ्फर करल है। जो ये गुफ करल है, यहाँ से हमें औजार मिले हैं पत्थर के, चक्की मिली है, जो चक्की के पार्ट होते हैं ना, ग्राइंडिंग सिस्टम होता है, वो मिला है, और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। जलपुर जो हमारा एमपी में पड़ता है, यहाँ से हमें कृषि और अनाज के भंडार के प्रमाण मिले हैं। पीकली हल जो कर्नाटक का है, पीकली हल कर्नाटक का, यहाँ से हमें गाय और भेड़ों को पालने के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और औजार मिले हैं। ठीक है, पीकली हल कर्नाटक से हमें क्या मिला है भाई? गाय और भेड़ों को पालने के एविडेंस मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और औजार मिले हैं। सेम वैसे ही जैसे आपका उत्तमूर है जो आज का तेलंगाना में है, यहाँ पे स्थायी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी जगह है, वहाँ से हमें ताम्रपाषाण युग की सांस्कृतिक विकास देखा गया है यहाँ से। ठीक है, ताम्रपाषाण युग का सांस्कृतिक विकास कहाँ से देखा गया है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। वैसे ही जो आपका टेक काल कोटा जगह है, कौन सी? टेक काल कोटा, कहाँ पर? कर्नाटक में। कौन सी जगह? टेक काल कोटा इन कर्नाटक। यहाँ से हमें कुल्हाड़ी, चक्की, कृषि अवशेष मिले हैं। अब देखिए नवदा तोली एमपी में है, कौन सी? नवदा तोली। यहाँ ये नर्मदा नदी के किनारे पर जगह है, यहाँ पे हमें जो मिले हैं कृषि, कपड़ा बुनाई और मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। कहाँ? नवदा तोली एमपी में।
फिर जो आपका संगनकलु कर्नाटक है, यहाँ पे हमें नवपाषाण युग की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। बेलन और सोन घाटी जो आपके यूपी और बिहार, देखो बेलन घाटी तो यूपी में प्रयागराज में, सोन घाटी क्या है, सोन घाटी आपके बिहार और एमपी की बाउंड्री पे है। यहाँ पे एक ही स्थल पर नवपाषाण काल का विकास देखा गया है। कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी जो हमारे साउथ में है, ठीक है, साउदर्न एरिया में है, यहाँ पर अनेक नवपाषाण काल स्थल फैले हुए हैं। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिला था। देखिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। औजार, पुरापाषाण काल में हमें दरांती और खुरदरे औजार मिले थे, वहीं हमें मध्यपाषाण काल में आपके माइक्रोलिथ्स आ गए थे, यानी कि सूक्ष्म औजार आ गए थे, और नवपाषाण काल में हमारे घिसे हुए औजार, कुल्हाड़ी और चक्की यानी कि ग्राइंडिंग सिस्टम आ गया था। घर कैसे मिले हैं? गुफाएं और प्राकृतिक आश्रय में रहते थे ये लोग, गुफाओं में रहते थे, या नेचुरल जो चीज़ होते थे भाई थोड़ा बहुत अपने कर लिया वो चीज़ थी। मध्यपाषाण काल में अस्थायी झोपड़ियाँ मिली हैं, जबकि नवपाषाण काल में हमें स्थायी घर और झोपड़ियाँ देखने को मिली हैं। इनकी आजीविका कैसी थी? पुरापाषाण काल के लोग शिकार करते थे और खाद्य संग्रहण करते थे, बट थोड़ा बहुत करते थे। मध्यपाषाण काल में शिकार भी करते थे और प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य भी मिले थे। और नवपाषाण काल में आपका कृषि, पशुपालन, बर्तन निर्माण ये सब स्टार्ट हो गया था। कृषि पुरापाषाण काल में नहीं थी, यहाँ पर हमें कुछ कुछ प्रमाण मिले हैं, बट हमें नवपाषाण काल में एक व्यवस्थित कृषि, धान और गेहूं की देखने को मिली थी। पशुपालन पुरापाषाण काल में नहीं था, मध्यपाषाण काल में नहीं था, बट मध्यपाषाण काल का जो एंडिंग टाइम था वहाँ पे कुत्ता पालना स्टार्ट हो गया था। उसके एविडेंस एक दो जगह से मिले हैं, बट इन द प्रॉपर वे हम ये कहेंगे कि वो भी नवपाषाण काल में हमें गाय, भेड़ और बकरी का पालन और कुत्ते का पालन देखने को मिला था। मिट्टी के बर्तन पुरापाषाण काल में नहीं थे, मध्यपाषाण काल में भी नहीं थे। हाथ से बने और चाक पर बने बर्तन हमें कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल से मिले हैं। दफन विधि, यहाँ पे सरल विधि थी दफनाने की। कुल कुछ स्थल मिले थे जहाँ दफनाए गए थे, और व्यवस्थित दफन और कब्रें कहाँ मिली हैं? हमें नवपाषाण काल में मिली है। आग का प्रयोग प्रारंभिक प्रयोग हुआ था, बट इनको ऐसा यूज़ करना नहीं आया। यहाँ पे नियमित उपयोग हुआ, और यहाँ पे इन्होंने भोजन पकाने और मिट्टी पकाने में यूज़ किया। इनकी जीवन शैली कैसी थी? ये पूरे तरह से घुमंतु थे, खाना बदोश थे, ये अर्ध घुमंतु थे, और इन्होंने स्थायी ग्राम आधारित जीवन को अपना लिया था। कला कैसी थी? यहाँ पर आपके शैल चित्र मिलते हैं, गुफाओं में चित्र मिलते हैं, भीमबेटका में। यहाँ पर हमें सूक्ष्म चित्र और औजार मिले हैं, और नवपाषाण काल में बर्तन पर चित्रकारी आभूषण मिले हैं। तो आज हमारा खत्म क्या हो गया है? कंप्लीट आपका प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, उसको हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।